छत्तीसगढ़ में चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया की सियासी जंग अभी से तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जेनजी वर्सेस बाबर की विरासत नाम से सोशल मीडिया अभियान शुरू कर दिया है। वीडियो और पोस्ट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देश का असली युवा कौन है और किसकी सोच राष्ट्रहित के साथ खड़ी है। इसी बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्वशी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में उर्वशी अपने घर में सजी ट्रॉफियां दिखाते हुए कहती हैं कि ये सिर्फ डांस की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि एकेडमिक्स, योगा और कराटे जैसे क्षेत्रों में हासिल की गई सफलताओं का भी प्रतीक है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस पूरे अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जेनजी प्रोटेस्ट से बीजेपी असहज और घबराई हुई है, इसलिए युवाओं के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय उन्हें वैचारिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रोटेस्ट से डरी हुई है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पोस्ट डालकर कि एक जेनजी का और एक बाबर का इस प्रकार से दर्शाना सीधा भाजपा की जो है आज बैकफुट में आ गई है। और भाजपा समझ चुकी है कि जो है अब उनको उखाड़ फेंकने में जो है युवा के तमाम हमारे जो जितने देश के युवा हैं ये जागरूक हो गए हैं। इनको समझ आ गई है कि इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम और जिस प्रकार से बाबर और जिस प्रकार से बांटा जा रहा है जनता समझ चुकी है और इसका जवाब जो है खुलकर जो है हमारे युवा साथी दे रहे हैं। राजनीति में पहले पोस्टर वॉर होता था, लेकिन अब रील वॉर हो रहा है। पहले सभाओं में नारे लगते थे, अब हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। एक वीडियो, दूसरा वीडियो, फिर जवाबी वीडियो। ऐसा लग रहा है कि 2028 का चुनाव ईवीएम से पहले एल्गोरिदम में लड़ा जाएगा, जहां वोट से पहले व्यूज और वायरल की लड़ाई चल रही है, जिस पर सियासत भी जमकर उफान मार रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी को सीधे टारगेट कर रही है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए ये कह रहे हैं कि वीडियो देखा नहीं है, देखकर ही कुछ कहूंगा। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती रहती है। मैंने उस वीडियो कभी देखा नहीं है। वो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप तैयार करते रहते हैं, उनका काम ही आरोप लगाना। कांग्रेस के पास किसी भी चीजों का कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं होता है। हमारा कभी सोच नहीं रहता है बांटने का, हमारा जोड़ने का रहता है। बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया, भारत के टुकड़े करा दिए। बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया, जो समाज के लोगों को बांट दिया। बांटने का काम कांग्रेस ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम जोड़ने का होता है। कुल मिलाकर जेनजी प्रोटेस्ट से शुरू हुई बहस अब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई शक्ल लेती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन, वायरल वीडियोस और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने ये तो साफ कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का अहम हथियार बन चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आने वाले समय में राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दों पर संवाद करेंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव की इस जंग को और तेज करेंगे। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ जेनजी पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी की पोस्ट के क्या है मायने? क्या प्रदेश में डिजिटल कैंपेन से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण? कांग्रेस क्यों लगा रही है बीजेपी पर युवाओं को बांटने का आरोप? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं सियासत के सबसे बड़े हथियार? तो दिल्ली में हुए जेनजी प्रोटेस्ट की गूंज अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर जेनजी वर्सेस बाबर की विरासत अभियान छेड़ दिया है। अब इसके तहत लगातार वीडियोस और पोस्ट साझा किए जा रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्वशी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस बहस को थोड़ी और हवा दे दी है। अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने और समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सोशल मीडिया अब राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बनता जा रहा है? आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। निशिकांत जी, स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी। अभय नारायण जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत है ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, आपका भी स्वागत है ND24 में। और पहला सवाल भी मेरा आप ही से रहेगा।
रथ साहब, समय बदल गया, तौर तरीके बदल गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भाई चीज़ें जिस तेज़ी से बदली हैं पिछले 10-15 सालों में, हमें भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। भाई जिस तरीके से ये जो वीडियो पहले वायरल हुआ, बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल हैंडल से पहले पोस्ट किया गया, फिर उस पर उस इन्फ्लुएंसर की प्रतिक्रिया आना, उर्वशी का, उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो साफ साफ कह रहे, मैंने भी वो वीडियो देखा, उसमें वो यही बात कह रही है कि भाई जिस तरीके से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल हैंडल से जो वीडियो पोस्ट करके कि बाबर की विरासत वर्सेस जेन-ज़ी और इस तरह से, तो वो कह रही है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं बनता किस तरीके से आप अगर कंपेयर कर रहे हो। और यही वजह है कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका इस पर क्या मत है कि भाई चीज़ें बदल रही हैं जिस तेज़ी से, तो थोड़ा सा राजनेताओं को भी समझने की ज़रूरत है कि नई पीढ़ी है, नए तौर तरीक़ों से ये काम करती है, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो गया है, तो अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को, तभी चीज़ें और अच्छे से हो पाएंगी। नहीं तो वही हुआ जो जंतर मंतर पे हुआ, हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर लाठियाँ चली और जो चीज़ें हुई हैं। क्या कहेंगे रथ साहब? जी, निश्चित रूप से जो पीढ़ियों का बदलाव है वो तो एक समय सिद्ध बात है कि वो तो होनी ही है। और ये वाली बात जो है वो पिछले, आप जितना भी समय ले लें, आज़ादी के समय का ले लें, आप अगर दशक देखें, 60 का दशक देखें, 70 का दशक देखें, 90 का दशक देखें, तो हर दशक में आपको ये परिवर्तन नजर आएगा जिसमें भाषा का, शब्दों के अर्थों का बदलने का क्रम चलता रहा है। और आज की जो पीढ़ी है उसके पास तो बहुत ज़्यादा सूचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सेस है। देखिए, प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आप देखिए तो आज ही मैं एक खबर देख रहा था इस तरह से, जिसमें एक 18 साल 200-250 दिन की उम्र का एक बच्चा जो है, एक युवा जो है, वो प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ है जी। मतलब उसने इस बीच मास्टर्स कर लिया वो, और मास्टर्स करने के बाद उसको नियुक्ति मिली है। आप देखिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से चीजें बदल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कोडिंग कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी और जानकारी से समृद्ध हो रहे हैं। जहां पर उपलब्धता है वहां बहुत तेजी से उसको ग्रहण करने की क्षमता बच्चों में है। और वो केवल एक देश तक सीमित नहीं है, सभी देशों में इस तरह से बदलाव हो रहा है। जहां जहां पर भी उपलब्धता है, इंटरनेट के आने के बाद से एक ग्लोबल विलेज की दुनिया जो है एक तरह से बन गई है। और जो नॉलेज लेना चाहता है उसके लिए कोई कमी नहीं है, वो हर तरह से नॉलेज लेने के लिए एक्सेस उसको उपलब्ध है, मिल सकता है वो। तो ऐसे में निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर, संवाद के स्तर पर और सोच और समझ के स्तर पर नई पीढ़ी जो है वो ज्यादा उन्नत है, ज्यादा उसके पास क्षमताएं हैं। तो जो हमारे पुरानी सोच वाली राजनीति है, जो हमारे पुराने तरह के लोग हैं, जो आदर्श के नजरिए से चीजों को देखने की एक हैबिट उनकी बनी हुई है, हमको हर चीज जो है ये 24 कैरेट चाहिए या हमको इस तरह से इस फॉर्मेट में समाज चाहिए, ऐसा जो सोचने की धारणा रखते हैं, उनके लिए ये सपने टूटने जैसा है। वो सोचते हैं कि सब चीज सही सही बिल्कुल 18 कैरेट होगी, 24 कैरेट होगी, लेकिन कभी कभी उनको जो जवाब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो उस तरह के जवाब सामने वाली पीढ़ी से मिलता है। और देखेंगे आप, कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो आंदोलन के रूप में वहां पर चला, और जिस तरह सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद से चीजें तीखी होने लगी, और उसके बाद जो बच्चों का रिएक्शन है वो तीखा होने लगा। और फिर जब लाठीचार्ज वगैरह होने के बाद तो उसमें एक तरह से हवन में घी का एक तरह से हो गया उसमें, तो वो ऐसे भड़के कि वो उसके बाद से वो कहीं कोई सीमा या कहीं कोई किसी तरह से प्रतिबंध का उन्होंने परवाह ही नहीं किया। जी। और एक तरह से बहुत सारे मुद्दों को लेकर के वो चीजें अचानक से सामने आ गई, जो केवल मेडिकल नीट के मुद्दे को लेकर जो शुरू हुआ था वो बहुत सारी चीजों को लेकर, और उसी का नतीजा हुआ कि 2 जगह कांटे झेलने पड़े सत्तारूढ़ पार्टी को, और 1 जगह गुजरात में जीत मिली उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जीत के पीछे, कहीं ना कहीं दतिया में कांग्रेस की जीत के पीछे इन सब चीजों का भी हाथ है, जिसके कारण जो युवा वर्ग है वो बहुत तेजी से चीजों को बदल रहा है। अब उनमें राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पे सोचने की जरूरत है। जिस तरह से इंस्टाग्राम पे मोदी जी आ गए, जिस तरह से और दूसरे मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए कि सबको इंस्टाग्राम पीढ़ी को फेस करना है, तो उसके हिसाब से परिवर्तन करना जरूरी है। दरअसल भारत में OTT आने के बाद से
कोरोना आ गया। अब कोरोना के आने के बाद से मोबाइल बच्चों के पास पहुंच गया। मोबाइल के पहले दूर रखा जाता था, अब मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कुछ भी होगी, लेकिन बीच में रील्स आएंगी और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे जिन चीजों को हम दूर रखते थे परिवारों में, उनसे संपृक्त होने लगे, उसमें वो देखने लगे, उसमें वो चीजें उनके सामने आने लगी, नहीं चाहते हुए भी सामने आने लगी। तो कहीं ना कहीं भाषागत स्तर पर, सोच के स्तर पर बदलाव आ रहा है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी अभय नारायण जी के पास जाना चाहूंगा। अभय नारायण जी, जो बात जैसे अभी रथ साहब कह रहे थे कि भाई ये जो पीढ़ी है ये बच्चे जवाब देते हैं, यही तो बात है कि भाई इससे पहले वाली जो पीढ़ी थी वो सवाल जवाब ज्यादा नहीं करती थी या पूछती नहीं थी, लेकिन ये पीढ़ी तो पूछती है और ये जवाब भी देती है। अच्छा, अभी जैसे हम स्वास्थ्य मंत्री जी की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया, जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी को बांटने की कोशिश कर रही है, इस तरह की जो रील्स डाल के और इस तरह की पोस्ट करके बांटने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया है। क्या कहेंगे अभय नारायण जी? दिव्यांशु जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, जी रथ साहब को प्रणाम और निशिकांत भाई साहब को भी नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छी विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश और पूरी देश की मीडिया जैन जी की बात करते करते अब अल्फा की भी बात करने लगे। अब 2012 के बाद की पीढ़ी की भी बात हो रही है। तो देखिए, जैन जी पर बात करना और जैन जी के बदलाव पे बात करना एक सार्थक चीज है। आज जो महत्वपूर्ण है कि जो आप डिबेट दिखा रहे हैं, मैंने कल रात को ये वीडियो देखा था, लेकिन बहुत देर से देखा तो पूरी देख नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट किया, उर्वशी बिटिया ने एक पोस्ट किया था, डांस कर रही थी वो, और डांस किया जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, डांस किया जा रहा था अपनी जीत पर, डांस किया जा रहा था कि नीट परीक्षा की पुकार, नीट परीक्षा के जो मुद्दे थे वो संसद तक पहुंचे और आके मंत्रियों को बात करना पड़ा और बात करने के बाद इस्तीफा भी देना पड़ा, सारी शर्तें माननी पड़ी, सोनम वांगचुक जी का अनशन भी तोड़ना पड़ा, तोड़वाया गया। तो उसको लेके अगर कोई डांस कर रहा है, उसको लेकर खुशी मना रहा है, उसको आप बाबर की विरासत लिख देना। आप ये नहीं जानते कि बिटिया कौन है, आप ये नहीं जानते कि वो डांस क्यों कर रही है। आपका आईटी सेल बैठा है जो केवल केवल और केवल बांटने और लड़ाने के लिए, और उसने लिख दिया बाबर की विरासत। और एक तरफ आपने द्रौपदी मुर्मू जी से छत्तीसगढ़ बिटिया को मेडल देते दिखाया, पुरस्कार देते दिखाया। तो एक तरफ तो आप अच्छी चीज दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी मानसिकता कहाँ चली गई? बाबर की विरासत। तो आपके दिमाग में क्या बसा है मुस्लिम, आपके दिमाग में क्या बसा है बाबर, आपके भी दिमाग में क्या बसा है कैसे किस धर्म को किससे लड़ाए, आप उन चीजों को भूल ही नहीं पा रहे हैं। अरे जैन जी, जब मोदी की सरकार बनी 2014 में साहब, तो सबसे बड़ा जैन जी का उम्र था 14 साल और 15 साल, और सबसे छोटे का उम्र था 2 साल। आज वो 15 साल वाला 26 साल का हो गया है। वो 2014 से 2026 तक आपको देख रहा है, आपकी हरकतों को देख रहा है, आपके कार्यों को देख रहा है। और एक समय था कि 14 में उसने आपको सपोर्ट भी किया, और आज वो आपका विरोध कर रहा है। सपोर्ट किया तो आपको अच्छा लगा, विरोध किया तो आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, पेट्रोल गन चला रहे हैं। वहां तक जब विरोध चालू हुआ तो आप सोशल मीडिया पे आके उनके चरित्र पे प्रश्न उठाने लगे, बाबर की विरासत जैसे सब लिखने लगे। ये शब्द आप कांग्रेस के लिए यूज करते हैं, विपक्ष के लिए यूज करते हैं, लेकिन कांग्रेस विपक्ष तो जवाब आपको दे ही रहे हैं। उस बिटिया ने जवाब दिया है, और वो जवाब आपके पोस्ट से ज्यादा वो आज जवाब देश में सराहा जा रहा है। सारे लोग उसको रिपोस्ट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप इंस्टाग्राम में बताइए, आप फेसबुक में बताइए, आप संसद में आइए और संसद में बात करिए। ये जैन जी बोल रहा है, जैन जी की आवाज समझनी पड़ेगी। और परिणाम बांकीपुर में और दतिया में और गुजरात में भी 1 लाख से 30,000, 70,000 की लीड कम हुई। 1 लाख से जीतने वाले सीट आप 30,000 पे जीते। तो 29 में जो ये 29-40 करोड़ मतदाता बनने वाले हैं ना, उनकी चिंता भाजपा करे, आईटी सेल को रोके, ऐसी मानसिकता को ना करे। निशिकांत जी विद्वान प्रवक्ता है, मैं चाहूंगा कि आज इस विषय पे निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है निशिकांत जी, अपना पक्ष रखिए निष्पक्ष रूप से।
दिव्यांशु जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, बांटने की राजनीति का जो स्टार्टअप है वो कांग्रेस पार्टी का है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और लगातार अभी भी देखेंगे तो दक्षिण का पूरब से, उत्तर का पश्चिम से, इनका लगातार बंटवारे का हिसाब किताब चलता है। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं जेन जी वर्सेज जो अराजक तत्व इसमें जंतर मंतर में थे, भाषा की न्यूनता की सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको मिलेगा। जब आप नीट के उसमें विरोध में खड़े होकर वहां पे जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, तो आपकी भाषा क्या थी कि नेपाल बना देंगे, आपकी भाषा क्या थी संसद को आग लगा देंगे। यहाँ तक तो चलो ठीक है, आपकी बात को एक बार अंडरलाइन करके मान लिया जाए। आप बोलते ब्राह्मणवाद से आजादी, आप बोलते हैं मतलब उमर खालिद के पक्ष में स्लोगन लगाते हैं। आप दिव्यांशु जी इतने दिन से देख रहे हैं, 12 सालों में कई आंदोलन हुए, सभी जगह स्लोगन बिल्कुल सेम था। इसका अर्थ है कि इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि ये अराजक तत्व बांटने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग मिलके जेनजी के कंधे में बंदूक चलाने का प्रयास कर रहे थे। शब्दावली, भाव, मांग या स्लोगन हर कालखंड में जब भी राजनीतिक आंदोलन हुए, हर कालखंड में उस समय के सबसे युवा आंदोलन में सबसे ज्यादा सहभागिता की। लेकिन ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि वो भारत की संस्कृति या परंपरा का अमर्यादित ढंग से भाव को प्रकट कर रहे हो। क्या कारण है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार हर दिशा में जाके बांटने की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, क्या आपको लगता है कि जैन जी उतने ही है देश में जितने जंतर मंतर में थे? ये कहना चाहते हैं पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटने वाले जैन जी, आप उनको जैन जी कहते हैं। जिस निर्ममता से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, किनके लिए थे? आपके लिए और संसद की सुरक्षा के लिए थे। संसद में घुस के आप क्या पा लेते? एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे दिव्यांशु जी तो मैं चलाना चाहूंगा। बहुत शानदार वीडियो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। उसमें वो क्या कह रही है आप सुन लेंगे, अगर आवाज तक पहुंचे तो। Why then was it necessary to imprison Mr. Morarji Desai, who then became Prime Minister of India? Was he an economic threat to the state? No, these were the people who were destroying democracy. ये इंदिरा गांधी जी करी है कि वो लोग हैं आंदोलनकर्मी जो भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में कुछ करना चाहते हैं। किस समय की बात है ये? जेपी आंदोलन की बात है, संत समागम की बात है, जो पार्लियामेंट में गए थे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे थे इंदिरा गांधी जी, और बोल रहे थे कि इनका हिसाब बैलेट से नहीं बुलेट से किया जाएगा। वो कांग्रेस पार्टी आज हमको जैन जी के मार्फत सिखाना चाहती है। बंटवारे की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने अब तक नहीं छोड़ा, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर ली। मेरा महत्वपूर्ण विषय यह है, नीट का एग्जाम हो गया, रीनीट किया गया सफलता से। उसके बाद जो उसमें अपराधी थे 18 लोगों को जेल भेजा गया, फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है नीट का। अब उसके बाद जो आंदोलन है, मैं आपके माध्यम से दिव्यांशु जी पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी झारखंड में सत्ता में है, झारखंड में इतने दिन से जैन जी आंदोलित है। क्या कारण है कि न कॉकरोच पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, न समाजवादी पार्टी, इनको छात्रों की चिंता नहीं है साहब। ये जैन जी के कंधे में बंदूक रख के नेपाल बनाने की इच्छा से, नेपाल जैन जी जो शब्द इजाद हुआ वो नेपाल से हुआ, बांग्लादेश से हुआ। तो ये बांग्लादेश और नेपाल बनाने की परिकल्पना से इस प्रकार का आंदोलन को आग दे रहे हैं। मैं एक चीज बोलता हूं अभय नारायण जी, अंधकार के भय से टॉर्च बेचना बंद करो। न प्रदेश की जनता, न देश की जनता 2014 में आपके भ्रम में आई थी, न 2029 में आएगी। खोई हुई जमीन वापस करना है तो जनता के बीच में जाके प्रयास करना होगा सकारात्मक रूप से। आज जब जैन जी की बात कर रहे हैं, कितने एग्जाम और कितने पेपर राजस्थान में लीक हुए, यही छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। क्या हुआ था? युवाओं के पीएससी का पेपर नीलाम किया गया था नोटों के बंडल पे। किस पे एक आने की कार्रवाई हुई थी? अभय नारायण जी से पूछ लीजिए, किसने इस्तीफा दिया था? इनफैक्ट भूपेश बघेल जी ने कहा था कि आप सबूत लाके दो तब हम कार्रवाई करेंगे। आज वहां पे जांच चल रही सीबीआई की और लोग जेल में। ये होता है न्याय जनता के प्रति और छात्रों के प्रति। आप गुमराह करके अपनी जमीन वापस नहीं ले सकते अभय नारायण जी। महत्वपूर्ण विषय यह है, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार के पोस्ट कार्ड वहां पे दिखाए गए, क्या एक भी पोस्ट कार्ड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से वहां दिखा दिया जाए तो क्या अभय नारायण जी उसको माफ कर देंगे? कतई माफ नहीं करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय संस्कृति परंपरा की रक्षा कौन करेगा? ठीक है, हमें और आपको करना है। ठीक है जी, अभय नारायण जी जवाब दीजिए पांडे जी की बात का। देखिए दिव्यांशु जी, हताश निराश व्यक्ति केवल इतिहास का ढिढोरा पीटता है। हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं।
हम तो 29 की बात कर रहे हैं, हम तो आने वाले जेएनजी और अल्फा की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंदिरा जी का कोटेशन दिखाई। अरे कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोटेशन दिखाओ, कभी दीनदयाल उपाध्याय के कोटेशन दिखाओ, कभी बलराज माधव के कोटेशन दिखाओ, कभी अपने पुरखों को याद करो। कांग्रेस के पुरखे दिमाग में बसे हुए हैं, सांप्रदायिकता, दंगे फैलाने वाले लोग, कांग्रेस के नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, इसके अलावा और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ, राजस्थान में कुछ हुआ, तो वो भाजपा शासन में भी होगा। ये आप तय करना चाहते हैं। नीट में आपने क्या किया? 21 बेटियों ने आत्महत्या की, 21 माँ बाप ने अपनी बेटियां खोई, भविष्य के डॉक्टर खोए, भविष्य के वैज्ञानिक खोए। उस पे भी 2 शब्द नहीं संसद में। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि 75 का आंदोलन भी, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय फोन नहीं थे, तो भी छात्रों ने आंदोलन किया। वो छात्रों का आंदोलन था, वो जेपी का आंदोलन था। जनसंघ तो इसलिए शामिल हुई कि उसको 77 में सत्ता में जाना था, अपना नाम मिटा के, अपना चुनाव चिन्ह मिटा के, और ये सत्ता में चले गए। 80 में भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई, 77 में जनसंघ समाप्त हो गया था। 3 साल ये सत्ता के लिए अपना चुनाव चिन्ह मिटा दिए, अपना पार्टी का नाम मिटा दिए। ठीक है, उनसे हमको इतिहास में नहीं सीखना है। चलिए प्रतिक्रिया ये जो पीढ़ी सिखा रही है, ठीक है, ये जो पीढ़ी सिखा रही है उसको सुनिए। जो ठीक है, दतिया में सिखाई, जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, 45 साल की सीट, वहां पे सबक सिखाई, उसकी गूंज संसद में चल रही है। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं अभय नारायण जी। ठीक है, सत्ता का मोह नहीं है। ठीक है, ठीक है, पांडे जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जी। दिव्यांशु जी, इन्होंने बोला कि निशान बदल दिए, इंदिरा गांधी जी ने निशान बदल दिया, उसी की चर्चा कर रहे हैं क्या आप? इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस तोड़ा था, हमारी पार्टी कभी नहीं टूटी है। दूसरा, आपने कहा कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोट कीजिए, दीनदयाल उपाध्याय जी को कोट कीजिए। वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। जनाब, एक चीज बताता हूँ, ए.ओ. ह्यूम को क्यों नहीं कोट करते हो? आपके जो संस्थापक है, क्यों नहीं कोट कर लेते हो आप? अंग्रेजों के एजेंट के रूप में आपने लगातार काम किया। इतिहास आपके काले हैं, मन आपका काला है, आप हमसे नहीं जीत पाएंगे इस आर्गुमेंट में। रही बात भविष्य की, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में जो जंतर मंतर में स्लोगन दिए गए, उसको आप स्वीकार करते हैं क्या? मेरा एक स्पष्ट सवाल है आपसे कि वर्तमान में जो जंतर मंतर में स्लोगन दिए गए, आदरणीय प्रधानमंत्री कीजिए, या संसद के लिए, या नेपाल बना देंगे, या ब्राह्मणवाद से आजादी, उसका आप समर्थन करते हैं क्या? अभय नारायण जी जवाब दीजिए। हाँ या ना में दो ना जी। अभय नारायण जी जवाब दीजिए। सरकार पैटर्न गेम चला रही है, 21 लोग की आत्महत्या करवाई। क्यों बैठे हैं घर में घुस के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री? अरे सरकार 2 संतों पे गोली चला चुकी है, पूरे देश को जेल बना चुकी है। किस सरकार की बात करते हो आप? सिखों का कत्लेआम इसी शहर में हुआ, इसी देश में हुआ। कश्मीर से हिंदू का, पंडितों का पलायन हुआ, इसी देश में हुआ। और केरला में पूरे हिंदू का गायब हो गए, कहाँ गए? पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया। बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो गया, कहाँ थे आप? सो रहे थे क्या? सो रहे थे क्या? भारत की संस्कृति परंपरा की रक्षा कौन करेगा? आप बताओ, इस स्लोगन से आप सहमत हो क्या? ठीक, श्रीलंका होगा, ठीक, नेपाल बना देंगे, उससे नेपाल से भी डरते हैं आप, श्रीलंका से भी डरते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभय नारायण जी, पांडे जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 14, 19 और 24 जी। 14, 19, 24 में इंतजार कर लिए आप, 29 में भी इंतजार कर लो। चलिए ठीक है, ठीक है। 29 में क्या होगा वो तो समझ में आ ही जाएगा। इंतजार करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। रथ साहब का रुख करना चाहूंगा। रथ साहब, देखिए, ठीक है, जैसे जो बात पांडे जी ने कही कि भाई रक्षा कौन करेगा संस्कृति की, धर्म और संस्कृति की रक्षा कौन करेगा। अच्छा, ये चीज भी जेन ज़ी कहीं ना कहीं देख रही है और समझ रही है ना, वो भी उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जो बच्चे आज अगर 14-15 साल के हैं, तो 3 साल बाद मैं समझता हूं कि वो भी 18 साल के होंगे और वोट तो देंगे ही देंगे। तो आपको क्या लगता है कि भाई दोनों ही दलों को, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, ये किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे जेन ज़ी जो है वो उनसे दूर ना जाए? भाई अगर आपको 2029 का रण जीतना है तो जेन ज़ी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे रथ साहब? जी बिल्कुल, जो स्थितियां दिखाई दी थी जंतर मंतर में, मूल रूप से वहां पर जो इकट्ठे हुए थे वो या तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परिवारों के बच्चे थे,
या फिर उनके माँ बाप थे, और उस तरह के युवा थे जो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं। 5-10% असामाजिक तत्व आ सकते हैं किसी भी आंदोलन, कहीं भी भीड़ में, वो अलग गैर मामूली बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वहां पर ये इस तरह से पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोग थे। और अभी हम जो देख रहे हैं जो बदलाव इसी जनरेशन का कह लें या किसी तरह से देख लें, आप देखिए यूपी और बिहार के इलाकों में कांवड़ियों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, बच्चों से भरी हुई स्कूल बस में तोड़फोड़ की, पुलिस चौकी में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि सिपाहियों को बाहर निकाल करके पीटा, तोड़फोड़ की। ये सारे वीडियो चल रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, वही जेन जी उसको भी देख रहे हैं। तो आप देखिए कि ऐसे माहौल में जब देश में इन मुद्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जब वहां पर सड़कों पर चलना दुश्वार हो जाता है, और ये हर साल होता है, तो क्या सरकारें किस लिए बनाते हैं लोग? एक व्यवस्थित सरकार जो है जीवन शैली देने के लिए बनाते हैं। उसमें अगर इस तरह से हिंसात्मक रूप से सड़कों पे लोग रहेंगे और सरकार सिर्फ उस पर जो है चुप्पी बनाए रहेगी, व्यवस्था नहीं अपने हाथ में लेगी, और दूसरी तरफ बच्चों में, पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे पैलेट गेंद चलाएगी और उनपे AK-47 लेकर के दौड़ाया जाएगा, मारपीट करेंगे, कील लगी हुई लाठियों से मारा जाएगा, इस तरह से जो देश भर ने देखा, और उसमें जो YouTube चैनल के जरिए दूर दूर तक के लोगों ने उसको देखा, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। तो ये विरोधाभास है जिसको दोनों राजनीतिक दल को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को बहलाया नहीं जा सकता, पढ़े लिखे वर्ग के बच्चे हैं ये, और ये हर चीज में जानकारी निकाल सकते हैं, इनको पता है कि किसका रीजन क्या है, बिल्कुल सही बात है, से इथेनॉल को लेकर के विरोध हो रहा है, कहां से नए सिरे से लोग जो है रिजर्वेशन को लेकर नए चश्मे से देखने की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने रथ साहब, अचानक से चारों दिशाओं से सामने आ रहे हैं, और जो राजनीतिक दल परंपरागत तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे रास्ता नहीं निकाल पाएगा, जो पीढ़ी उसको है सामने आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो नई पीढ़ी होती है वो पिछली पीढ़ी से कहीं ज्यादा समझदार होती है, और ये जो जेन ज़ी है ये भी कहीं ना कहीं समझदार है, सब चीजों को देख रही है, समझ रही है। तो बहुत समझदारी से आगे कदम उठाने की जरूरत है। गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।